2 फ्लैट बुक कराए थे, आज हम घर रेंट के मकान में रह रहे हैं और कोई तरीका कौन रहा, हमको निकाल देंगे यहाँ से, निकालो 400 लोगों को निकालो यहाँ से। हमारा फ्लैट हमें इसमें रहना है। दुश्मनों से तो हम नहीं हारे, अपनों से यहाँ आकर के हम हार गए हैं अभी। लेकिन वो इन्फोर्स पता है क्या कर रहे हैं हम पे? अरे आप में पढ़े लिखे हो, इन्फोर्स ईडी के अंदर पढ़े। नजारे नजर से कहने लगे नयन से बड़ी कोई चीज नहीं, तभी मेरे दिल से आवाज निकली कि भैया वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज ये पीछे आपको नज़ारा दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे। ये मुद्दा वही है जो 2 दिन पहले हमने उठाया था फैक्ट इंडिया से और आपने देखा होगा। वो एक अलग बात है कि उस पर व्यूज़ इतने नहीं आए, पर याद रखिएगा व्यूज़ की बिना टेंशन किए अगर कोई सटीक मुद्दों पर बात करना चाहता है और जानता है कि भैया ये तो मुद्दा ऐसा है जिससे इतने लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो हम उसको उठाते हैं, फैक्ट इंडिया उसको उठाता है। आज फिर से उसी पर बात करेंगे। रेजेंसी प्रोजेक्ट, पार्क रेजेंसी वाला प्रोजेक्ट जो था, जिस पर हमने बात की थी, फ्लैट्स को सील कर दिया गया था और आपको बोला था हमने कि भैया आपको वो फ्लैट्स दिखाऊंगी, वो जगह दिखाऊंगी जहां लोगों के साथ 400 से भी ज़्यादा लोगों के साथ इतनी घपलेबाजी हुई है। ईडी ने जो अन्याय किया है वो अन्याय आज आपको दिखाऊंगी। ये लोग हैं। ईडी का अन्याय नहीं सहेंगे, ईडी का अन्याय नहीं सहेंगे, ईडी का अन्याय नहीं सहेंगे। ईडी हमारी मांगे मानो, हमारी मांगे पूरी करो, ईडी हमारी मांगे पूरी करो। बस रुकिएगा। ये लोग यहाँ पर सब यहाँ पर खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे मैं आपको दिखा दूंगी जो बेचारे यहाँ पर बड़ी आस के साथ अपनी बात रखने आज कैमरे के सामने आए हैं। ये बुजुर्ग हमारे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा आशियाना हमको मिल पाएगा। कई लोग यहाँ पर किराए के मकानों में रहते हैं, बेचारों ने लाखों रुपए इन घरों के लिए, इन आशियानों के लिए दे दिए, पर आप देखिए कि घर मिल नहीं पाया। और सुनिएगा, जयपुर में रहते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप भी ऐसे ही फ्लैट्स चाहते हैं या फिर आप एक इच्छा रखते हैं कि भैया हमारे पास भी फ्लैट हो, हम भी ये करेंगे वो करेंगे, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ इस तरीके की धोखाबाजी हो जाती है। आइए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से शुरुआत करनी चाहिए, आज ये उन्हीं से थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उनका दुख आपको बताती हूँ। अंकल जी, आप ही से शुरू करूँगी। राम राम अंकल जी। अच्छा ठीक है, आइए अंकल जी आप बताइए क्या बोलना चाहिए। मैं विजय कुमार दादू, मैं हरिद्वार में रहता था। इन फ्लैट्स के चक्कर में अपना हरिद्वार का बिज़नेस ख़त्म करके और यहाँ आ गया और मालूम पड़ा कि मेरे पास न फ्लैट रहा न मेरा घर रहा, और मेरे को ये इच्छा है कि मैं अपने फ्लैट में ही अपनी लास्ट ज़िंदगी गुजारूं, अपने फ्लैट में ही अपनी लास्ट सांस लूं। अभी कहाँ रहते हैं अंकल जी? अभी मैं अपनी बेटी के पास रह रहा हूँ, जिसमें मुझे कोई इच्छा नहीं हो रही है। बेटी के पास रहते हैं? सुनिए उस पिता से सुनिएगा। मुझे इच्छा है कि मैं अपने फ्लैट में अपनी लास्ट सांस लूँ। बिल्कुल। आइए, इनसे तो हमने बात की थी, आपने पहली वीडियो में देखा होगा, क्या बोलेंगे अंकल जी? मैं कर्नल HS सहारण, आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। 36 साल की सर्विस करने के बाद में एक सपना था शुरू से ही कि भाई जयपुर में आकर के एक फ़्लैट लेंगे। 2011 में रिटायर हुआ। 2012 में जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में सुना हुआ था कि भी चौरडिया और ABL ग्रुप जो है ना बहुत अच्छे और उनका जो है ना रेपुटेशन अच्छा था, तो ये सोच करके उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके बेस के ऊपर हमने जो है ना यहाँ पे फ्लैट बुक किया है। 2013 में जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था ट्राई पार्टी, और 2016 में जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है ना हमें कंप्लीट करके देना था। मार्च 2016 में 6 महीने का और भी आप ऐड करो तो अक्टूबर 2016 में, लेकिन अचानक जो है 2019 के आसपास जो है ना, जैसे आजकल काफ़ी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, हमारे ऊपर भी ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ कि हमारे पाँव के तले ज़मीन निकल गई। जो कुछ कमाया था जो है फौज के अंदर या जो है वो सारा का सारा पैसा जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने लगा दिया है। अब आप सोचिए, अंकल जी हमारे फौज में थे, उन्होंने अपनी जो पेंशन उनको मिली, कहते हैं ना ईमानदारी से कमाइए भैया पैसा, ईमानदारी से पैसा कमाया, यहाँ पर लगाया और ऐसा हुआ कि वो पूरा पैसा डूब गया। दुश्मनों से तो हम नहीं हारे, और आप यदि सरहद के ऊपर जा कर के आप देखोगे तो हमारी सरहदें बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन अपनों से यहाँ आकर के हम हार गए हैं अभी। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से
ये गुजारिश है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज दी स्टेट गवर्नमेंट कि इस कार्रवाई को जो है वो हमारी मांगों को पूरा करते हुए इस कार्रवाई को सकारात्मक विचारधारा की तरफ ले जाते हुए हमें ईडी से ये फ्लैट को जो है न देने की कृपा करें। बिल्कुल। देखिए ईडी ने इनके फ्लैट्स को सील कर दिया है। 2016 तक बनने वाले थे। एक बार अंकल जी ज़रा यहाँ पर आइए, एक बार इनसे थोड़ा सा छोटा सा एक बार छोटी सी बात छोटे शब्दों में बता दीजिए क्या मामला है पूरा। ये मामला वही है जो मैं आपको पहले एक बाइट में आपको पूरा दे चुका था। ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था। भू मालकिन इसमें मधु चौड़िया थी और उसका नाम सब लीजिएगा आप लोग। आदर्श बिल्ड स्टेट करके वो एक बिल्डर को लेकर आई थी और राजस्थान का सबसे बड़ा ये स्पोर्ट्स सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट बन रहा था। 7 टावर इसमें आ रहे थे, क्रिकेट का मैदान था, वॉलीबॉल का मैदान था, सारे इतनी बढ़िया एमिनिटीज़ के साथ में एक इतना बड़ा क्लब हाउस दिखाया गया था कि जैसा कोई जहाँ पे रंगोली भी उसके सामने फेल था। तो सबको लगा कि इससे बढ़िया इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ आके अगर आप रहोगे तो आपको एक ऐसा आलीशान और एक ऐसा लोगों का साथ मिलेगा कि जो आपका ज़िंदगी संवर जाएगी। अब इसके अंदर जो धोखाधड़ी हुई है वो हमारे साथ में बिल्डर ने भी की है, तो लैंडलेडी ने भी की है और इन लोगों की जो अधूरी और गलत जानकारी देके इन्होंने ईडी को और कई संस्थाओं को गुमराह किया है, जिसके गुमराह होने के चक्कर में आज भी हम परेशान हैं। ईडी अगर वो अपनी बात को सुने, समझे और उसको समझ में आना चाहिए कि 140 करोड़ रुपए देके भी हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। 2016 से मिलने वाला सामान आज 2025 तक भी नहीं मिल रहा और हम बातें कर रहे हैं, मोदी जी बातें कर रहे हैं कि भैया हमारा विकसित भारत बनेगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया राइजिंग राजस्थान होगा और यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, मेरे पास में 70 लोगों के तो ऐसे हैं जो कलकत्ता से हैं, आपके चेन्नई से हैं, बेंगलोर से हैं, मुंबई से हैं, फिर दुबई से बैठे हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड से बैठे हुए हैं, उन सबकी भी इन्वेस्टमेंट हैं। वो भी चाहते थे इस माटी से हम जुड़ें, पर सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार कहो या गलत तरीके की कार्रवाई कहो, हम सब पीड़ित हैं। हर दरवाजे खटखटा चुके हैं। अब कुछ लोगों ने कल भी आपको बाइट बताई थी कि इच्छा मृत्यु तक लिख के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से डिमांड कर रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सांगानेर विधानसभा, हाँ मैं यही बोलने वाली थी, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। एक बार अंकल जी मैं उधर चली जाऊँ, छोटा एक बार सबसे बातचीत कर लेते हैं। आइए आप ही से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले मधु चौरड़िया से शुरू करना चाहती हूँ। मधु चौरड़िया मुर्दाबाद, मधु चौरड़िया मुर्दाबाद। एक घर का सपना सजाया था। मधु चौरड़िया मुर्दाबाद, मुकेश मोदी मुर्दाबाद जी। एक घर का सपना सजाया था। हम बाहर रहते थे जयपुर में, एक अच्छा स्पोर्ट्स सिटी सुनकर, अच्छा प्रोजेक्ट सुन के हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बुक किया था, हाउसिंग लोन लिया था, घर का सपना सजोया था। 2016 के आसपास इसका हमें पोजीशन मिलने वाला था। हम सोचे हुए थे कि हाँ ये घर है, अब सेटल करना है सब कुछ, और तब तक हमने और किसी घर के लिए तैयारी नहीं की थी। 2016 में पता लगा 18-19 वेट करते करते घर ही हाथ में नहीं आया। आज तक हमारे पास अपना घर नहीं है जिसे हम लेके वेट कर रहे हैं कि कभी इसका हमें पोजीशन मिलेगा और एक हमारा अपना घर, अपनी सिटी जयपुर में होगा। नथिंग, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। बताइए क्या बोलेंगे। जी मेरा भी फ्लैट है इसमें एक, और मेरे बच्चों का सपना था कि मेरा अपना फ्लैट हो, मेरा घर हो। अपने पापा से बोले पापा हमारा एक फ्लैट हो, तो हमारे पति प्राइवेट सेक्टर में है, उन्होंने लोन लिया और मतलब लोन चुकाना कितना बड़ी बात है प्राइवेट सेक्टर में। और मतलब हम लोग उनके साथ मेहनत हम भी किए। हम बहुत मतलब घर पे मेहनत करते हैं कि हम उनका साथ। अब बच्चे बड़े हो गए, अब लोग पूछते हैं कि आपके पास मकान है कि नहीं, आपके बच्चे शादी करोगे तो आपके पास मकान है कि नहीं। तो हम क्या कहें, किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं। अब ये चाहे मोदी हो, चाहे ये ईडी हो, या भजन लाल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे जो भी हो, ये चौरड़िया हो, वो हमें तो फ्लैट चाहिए, मेरा फ्लैट चाहिए। बस हमारा सपना है कि मैं अपने घर में रहूं और अपने फ्लैट में रहूं अपने बच्चों के साथ। कितनी बड़ी विडंबना है, आज हम लोग अपने हाउसिंग लोन की EMI चुका रहे हैं और साथ में रेंट भी दे रहे हैं। हम लोग ये सोच के हाउसिंग लोन लेते हैं, घर भी इनका नहीं हुआ। हम लोग ये सोच के हाउसिंग लोन लेते हैं कि EMI चुकाएंगे, उसकी जगह रेंट की जगह EMI से अपना काम हो जाएगा। आज हम रेंट दे रहे हैं, आज हम EMI दे रहे हैं साथ में। बिल्कुल, रेंट भी देना पड़ रहा है, EMI भी देनी पड़ रही है और घर तो है ही नहीं, और दूर दराज रह रहे हैं। हर दिन यहाँ आते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इतने साल हो गए, कहीं कोर्ट, कभी ED, कभी PMLA, हर जगह करके देख लिया, लेकिन कोई नहीं है। अब उम्मीद करते हैं शायद कुछ हो जाए। और सुनिए, ईडी तो चाहता यही है कि भैया आप हार मान जाएं एक दिन। क्या बोलेंगे? मैं कृष्णा अग्रवाल, मेरे पति ने खरीदा था ये मकान, मेरे पति की डेथ हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं EMI भी चुका रही हूँ, मैं किराए के मकान में रह रही हूँ। मेरे पोते पोती ये छोटे छोटे, वो सब ये चाहते हैं कि फ्लैट ले, मेरे दादू का सपना पूरा हो।
मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे सपना पूरा करूं, मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे को फ्लैट दिला के रहो, बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे फ्लैट चाहिए मेरा। देखिए जो मतलब शर्म करो, शर्म करो। मैं मेरे पति की इच्छा पूरा करना चाहती हूँ, मेरे पति ने जो फ्लैट लिया था मैं वो पूरा करना चाहती हूँ, उनमें बच्चों को रहना चाहिए। व्यक्ति जो सोच के गया, जो खरीद के गया, जो पैसे लगा के गए, वो व्यक्ति चले गए हैं, आप देखिए, और ये लोग गुहार लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ईडी को। क्या बोलेंगे? बस ईडी से मेरी यही है कि ना कि जल्दी से जल्दी हमारे खून पसीने की कमाई वापस करें और हमें हमारा सपनों का जो आसियाना है उसे दिलाने की कृपा करें। बच्चा कुछ बोलोगी? कुछ बोलोगी? बोलो तो मेरे दादू का। हमारा फ्लैट दो, हमें इसमें रहना है। हमारा फ्लैट दो, हमें उसमें रहना है। आप देखिए ये छोटी सी बच्ची ये बोल रही है हमारे यहाँ। क्या तुम कुछ बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? हमारा फ्लैट दो। देखिए ये बच्चे छोटे छोटे, इनको पता बिल्कुल। मैंने जब ये फ्लैट बुक करवाया हमने तो बच्चा इतना था, अब इतना बड़ा हो रहा है, पता नहीं कब मिलेगा ये फ्लैट। आप सोचिए मतलब लोगों की, ऐसा नहीं लगता आपको कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि आप हार मान जाएं? भैया कब तक लड़ेगा आदमी? भी समझ नहीं आ रहा है मैम, बस इतना लग रहा है कि हमें कब मिलेगा और हम कब इधर आए। आप देखिए इन सब की आंखों में आंसू हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया। अब मेरे बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, मैंने इतनी मन से, इतने सपनों से 2 फ्लैट बुक कराए थे, आज हम घर रेंट के मकान में रह रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं। आप सोचो हम बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करें, ये पैसा भी हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे पास घर है रहने के लिए, दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। आज हम बच्चों को सेटल करें या अपने लिए घर देखें, मतलब ये पैसा तो हमारा गया सारा, जो हमारी मेहनत की कमाई थी ना, हमें घर मिला। आज हम बच्चों की जिम्मेदारियां कैसे पूरी करें? एक घर होता है तो आदमी सोचता है कि चलो उसको सेल करके अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर लेगा। आज बच्चे इतनी हायर एजुकेशन चाहते हैं ना, हम उन्हें वो दिला पा रहे हैं ना, अब उनकी शादियां भी कैसे करेंगे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसकी ईएमआई हम आज तक पे कर रहे हैं। एक मोमेंट के बाद हर आदमी चाहता है 50 के बाद कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, लेकिन हम तो इसकी ईएमआई से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि व्यक्ति के साथ ये हो रहा है। बच्चे इतने बड़े हो गए, ये जिस पर 2-2 फ्लैट ले लिया है मैडम ने, 2-2 फ्लैट। आप सोचिए क्या मतलब आदमी क्या करेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ हमारे साथ, या सोचिए मैं तो पत्रकार हूँ, पर अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती इस सिचुएशन। तो मेरे बच्चे छोटे थे, बल्कि मैं सोचती थी कि इतना अच्छा ग्राउंड है, क्लब बनेगा तो मेरे बच्चे खेलेंगे, प्राउडली कहेंगे स्कूल में कि भैया मैं वहाँ रहता हूँ। हाँ, और अब मेरे बच्चे शादी लायक होने लगे। प्राउडली कहते थे जब हमने बुक किया था, प्राउडली कहते थे कि हमने पार्क एजेंसी स्पोर्ट्स सिटी में बुक किया है, बच्चों को स्पोर्ट्स का शौक था, तब प्राउडली कहते थे। आज शर्म आती है, आज शर्म आती है कि आप एजुकेटेड लोग ऐसे किसी प्रोजेक्ट में फंस गए। इतनी सी थी जब मैंने फ्लैट बुक कराया था और आज देखो ये कितनी बड़ी हो रही है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा है। इसके कारण मैंने करा था कि इधर बंद रहेगा, इतना अच्छा सब कुछ हमको मिलेगा पार्क रेजेंसी में, कि हमको पार्क मिलेगा, बच्चे पास में पढ़ने जाएंगे, सब सुविधा मिलेगी। आज ये बच्ची मेरी इतनी बड़ी हो गई, इतनी 1 साल की थी जब हमने इसको बुक कराया था। कितनी आदमी क्या रेंट के घर में ही रहेगा, कितनी बड़ी बात है। वो सपना बच्चों का अधूरा रह गया। क्या बोलते होंगे अपने माता पिता से? आप बोलिए, क्या बोलेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनल यादव है। हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, हमने सोचा हमारी पहली सेविंग से हम अपना फ्लैट खरीदेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। बट इतना अनफॉर्चुनेट है, मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कितने एनआरआईज़ भी हैं जिनके यहाँ पैसे लगे हैं, दूर दूर से लोगों ने दुबई से, यूरोप से यहाँ पैसा डाला है, लेकिन सबकी फ्लैट्स अटके हुए हैं। आज ये सिचुएशन है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पड़ रहा है अभी भी। तो सोचिए, वो डॉक्टर हैं, आप सोचिए डॉक्टर हैं। हेलो, मेरा नाम अर्जिता है। मेरे फादर ने यहाँ पे फ्लैट बुक किया था, पर अभी तक मिला नहीं है। हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोगों ने ये सोच के लिया था कि हम लोग, मेरा छोटा भाई है वो अभी भी बड़ा हो चुका है, मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, पर हम लोग खेलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे पास में स्कूल भी है, स्कूलिंग भी हो जाएगी, क्लब हाउस बनेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। बोलिए आंटी जी, आप क्या कहेंगे? ये मेरी बेटी है, अभी जो इंस्ट्रक्शन दिया और फ्लैट ले लिया और मिलेगा ज़रूर।
अरे ये मिलेगा जरूर। देखिए आंटी जी ने सबसे शांत होकर एक बात बोली, पर बोली बड़ी मजेदार। ये देखिए कितना विश्वास है। ये जो मैं बैनर लेके बैठी हूँ इसमें एक शब्द है। जी बोलिए। ध्यान दीजिए क्या शब्द लिखा हुआ है। फ्लैट धारकों के साथ सरकार न्याय करे। मेरे जो सरकार है ना, सांवरिया सेठ अरे। या फिर श्याम बाबा, अब तो वही दिलाएंगे। अरे मुझे यार, पूरा गजब। 100% विश्वास है। क्या बात है। देखिए ये सरकार को वो वाली सरकार नहीं बोल रही है, गलती से मत सोचिएगा। तो किसी ने भी भगवान को याद नहीं किया। जब से मैं यहाँ अंदर आई हूँ ना, कचौड़ी वचौड़ी तो भूल गई, झंडा भी भूल गई। मैं तो श्याम बाबा को याद कर रही थी। जब तेरी इच्छा होगी ना तो जरूर दिलाएगा। गजब, क्या बात बोली है। आइए जी, उनकी हमने अच्छे से पूजा जी आ जाओ, एक बार आइए ऊपर चल के भी। आप नीचे आ रहे हैं? अच्छा आ जाइए। हाँ प्लीज प्लीज। मैम इस सोसाइटी में 400 से ज़्यादा फ्लैट धारक हैं, जिन्होंने 400 परिवारों ने अपना फ्लैट बुक कराया था इस उम्मीद के साथ कि वो यहाँ आके रहेंगे। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद, कुछ लोग अपनी शादी के बाद यहाँ आके रहेंगे, उनके बच्चे खेलेंगे। लेकिन ये सपना पूरी तरह से धूमिल हो गया है। सरकारी एजेंसियाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं। मैं कमेटी का सदस्य हूँ, हमें बार बार धमकियाँ मिलती हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, जबकि सारे लोग साथ आए हैं। हम उनको जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनकी मांगों को सही जगह तक पहुँचा सकें। लेकिन लोग, सरकारी एजेंसियां हमें धमकाती हैं बार बार कि आप ये क्यों कर रहे हो। नोटिस भेजे जाते हैं हमें, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अब आप बताएं, क्या हमें अपनी मांगें सही जगह तक पहुंचाने का भी हक नहीं है? तो ये आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बजाय इसके कि लोग, हमारे सरकारी एजेंसी हमारा साथ देती, 400 परिवारों को न्याय देती और हम अपने फ्लैटों में पहुँच पाते, उसकी बजाय धमकाया जा रहा है। मतलब किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सरकार लेने को राजी नहीं है, ना हाई कोर्ट ना ईडी का नाम फुल फॉर्म होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जहाँ तक मेरे को याद है। लेकिन वो इन्फोर्स पता है क्या कर रहे हैं हम पे? वो इन्फोर्स कर रहे हैं आप अपना पैसा भूल जाओ। जो मेहनत की कमाई लोगों ने टैक्स पे करते हैं, वी आर टैक्स पेयर्स एवरी ईयर, यू नो। लेकिन जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं हमको बोगस बायर्स बता रहे हैं। अरे आप में पढ़े लिखे हो, इन्फोर्स ईडी के अंदर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मेरे को नहीं लगता अगर पढ़े लिखे होते तो वो देखते, वेरीफाई करते और तब पता चलता उनको कि कौन गलत है और कौन सही है। ये पक्का किसी की बीच में मिली भगत है, जेब भर रहे हैं लोग अपनी। सॉरी टू से, नहीं बिल्कुल सॉरी नहीं। देखिए सुनिए, मैं ये बहुत सोच रही हूँ, आप लोग डरिए नहीं, जो सच है वो सच है, वो दिखता है लोगों को भैया। इतने साल हो गए, 2013 से 15 साल होने को आ रहे, 10 साल से हम वेट कर रहे हैं। 2016 के अंदर हमको मिलना था ये पोजीशन, 2025 आ गया है कि, और हम बेवकूफ हैं, टैक्स भी दें, EMI भी पे करें और घर भी नहीं मिले, और बेवकूफ की तरह ऐसे बस घूमते रहें। कब्जा करना है। नहीं सीरियसली, यही और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका कौन, हमको निकाल देंगे यहाँ से? निकालो, 400 लोगों को निकालो यहाँ से। 400 लोग आके यहाँ पे जितने फ्लैट है ना सब पे कब्जा कर लेते हैं। हमारे खुद के फ्लैट है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, चलो निकालो यहाँ से। जनरेटर लगाएंगे, लाइट चालू करेंगे, बोरिंग करेंगे, पानी लेके आएंगे, सब करेंगे। तब मीडिया के अंदर अपने आप ही आएगा। उसके बाद सारे न्यूज़पेपर छापेंगे, उसके बाद सारे न्यूज़ चैनल दिखाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट बोली कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तब बताएंगे ये देखो ये है हमारा। तो सुनो, अब सुनो, तब सुनेंगे शायद, क्योंकि इतनी देर से, इतने सालों से हम प्यार से, अच्छे से, आराम से बात कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आराम की दुनिया नहीं है भैया। और ये गुस्सा अंदर जितना हम लोगों के अंदर है ना, दे नीड टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट फूल्स, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर टैक्स पेयर्स, वी आर नॉट लाइक एनीबडी एल्स जो यहाँ पे हराम की कमाई लेके बैठे हुए हैं और अपनी ब्लैक की कमाई यहाँ पे लगा दी है। नहीं, मेहनत की कमाई लगाई है। गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट इनफ इज इनफ। बिल्कुल, जो बोल रहे हैं ना कि काला धन है भैया, ये देखिए। कि आप पे मत करो। अरे ईडी ने कब्जा तो कर लिया, क्या EMI के लिए मना कर दिया ईडी ने कि EMI मत पे करो? आप वो तो पे करो लेकिन फ्लैट नहीं मिलेगा आपको। सब अभी EMI पे कर रहे हैं। किसकी EMI? ईडी अपना अकाउंट भर रही है भैया। ईडी, अरे ईडी पढ़े लिखे नहीं है क्या वहाँ पे? सब अंगूठा छापे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। अरे फाइल्स देखो, या काम नहीं करना चाहते हैं या कोई उनको रोक रहा है काम करने से। एक सिंपल सी चीज है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बैठेगा 1 घंटे के अंदर फाइल देख के बोल देगा कि एवरीबडी इज जेन्युइन, बट नो, उनको समझना ही नहीं है। क्यों? कोई रीजन ही होगा ना समझने के लिए, है ना?
अब वो रीजन क्या है सभी जानते हैं। आ जाइए प्लीज प्लीज आइए, जो अपनी बात है अंकल जी, ये बहुत देर और इनमें इतना क्रोध है अंकल जी में, वहाँ से ये नारे यही लगा रहे थे। बोलिए अंकल। मैडम 2013 में हमने ये सोचा था कि ये स्पोर्ट्स सिटी के नाम से राजस्थान की सबसे बड़ी स्कीम थी और हमने अपने खून पसीने का पैसा इसमें लगाया। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर 66 लाख रुपए इसमें जमा करा दिया। 55 लाख का SBI से लोन लिया हुआ है, 55,000 रुपये पर मंथ मेरे बेटे के उसमें से EMI जा रही है और वो त्राही कर रहा है कि पापा मैं कैसे मेरा घर का खर्चा चलाऊं। 55,000 पर मंथ और हमारे पास कुछ नहीं है। आप देख लो, 55 लाख का लोन लिया है, पर महीने में कितना दे रहे हैं? 55,000 जा रहा है, 55,000 जा रहा है और 66 लाख जमा करा दिया, 66 लाख जमा करवा दिया, 95% पेमेंट जो है जमा करवा दिया हमारा। और हमारी बदकिस्मती देखो कि हम सड़क पे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिए आज यहाँ मुख्यमंत्री हमारी विधानसभा क्षेत्र से है, मुख्यमंत्री को हमने अपना रिमाइंडर दे दिए, सब दे दिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग जो है, अब मेरी उम्र देखिए 72 साल हूँ, मैं साल 2 साल जीऊँगा, कितना जीऊँगा, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास हो रहा है। हम मतलब ये देख लो कि ना रो सकते हैं ना मर सकते हैं, हमारी ऐसी स्थिति हो रही है कि कहाँ जाएँ, क्या करें, किसको कहें, कैसे कहें, मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। और ये ईडी जो बैठा है वो तो कानों में रुई डाल के बैठा हुआ है, पता नहीं कि किसने गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया है, चोडिया ने पैसा दिया है, कहीं ना कहीं उसको ईडी को घूस मिली हुई है। ईडी इस समय सबसे बड़ा चोर है इस समय, जो हमारी सुन नहीं रहा है बिल्कुल। ये ईमानदारी की कमाई है, हमारी ईमानदारी की कमाई है, जिसको मतलब ये लोग लेके बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया ये सफ़ेद कमाई कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। और देखिए मैं तो कभी बोलती नहीं हूँ, पर आज CM सर को सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आप ही के विधानसभा क्षेत्र में ये पढ़े लिखे लोग, अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए लोग आज रो रहे हैं। हर आदमी अपना एक घर का मकान सपने सोचता है और हमने भी अपना एक सपना सोचा है कि भी अपना खुद का मकान होगा। जब मेरा बच्चा 4 साल का था उस समय ये फ्लैट हमने लिया कि ये पार्क है यहाँ पे, और पार्क के साथ साथ उसको खेलने के लिए मिलेगा, जिम है तो जिम में जाने के लिए मिलेगा। लेकिन वो मेरा बच्चा आज कॉलेज चला गया, वो यहाँ से चला गया, दूर पढ़ने के लिए चला गया। अब आप देखिए इतने सालों तक हम वेट ही कर रहे हैं, अब वो बच्चा मेरा कब आएगा, कब यहाँ पे रहेगा, वो कुछ नहीं बोल सकते। और CM भजनलाल की सरकार है यहाँ पे, वो खुद ही इस विधानसभा से लड़े हुए हैं और उनको विधायक है यहाँ से, और यहाँ पे लोगों का दर्द उनको समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये भी सोचा होगा कि भैया CM का विधानसभा क्षेत्र है तो घपलेबाजी तो हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल सोचा था या नहीं? ये बिल्कुल सोचा हुआ है कि ये CM साहब जरूर से इसका संज्ञान लेंगे और हम सबको न्याय दिलाएंगे। हम सब इतने सारे जो जेन्युइन बायर्स हैं, हम सब लोगों ने बैंक से लोन ले रखे हैं, हर महीने हम लोन की EMI भरते हैं और इस आस में भर रहे हैं कि कभी ना कभी तो हम लोगों को अपना आशियाना मिलेगा। ये कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ लोग आर्मी से हैं, कुछ लोग बैंक से हैं, कुछ लोग हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे, जो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई से यहाँ पे की सेवा करते हैं। ये सब देश की सेवा करते हैं। और मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के साथ साथ ये हम एक आम नागरिक जो हम लोग टैक्स पेयर हैं उनको एक न्याय मिलना चाहिए। ईडी जो कि सरकार की एक एजेंसी है जिसका काम गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को सही जगह पे लगाने के लिए सरकार को मुहैया कराने का काम होता है, वो सही पैसे का इस्तेमाल गलत जगह लगाने की शायद एक मुहिम होगी मेरे हिसाब से। अब हमारी उम्मीद जगी है कि अब भजनलाल सरकार है, उनकी सरकार है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो हमें कुछ उम्मीद है कि ईडी हमारे फ्लैट को जो अटैच किया हुआ वो छोड़ देगा। बच्चे छोटे छोटे थे उस समय हमने फ्लैट लिया था, बच्चों को अच्छी सोसाइटी मिलेगी, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे देश के। लेकिन अब ऐसा हुआ कि बच्चे तो बड़े हो गए, जो बनना था वो बढ़ गए, पढ़ लिख कर गए। पापा कब तक किराए के मकान में रहेंगे? किराए के मकान में रहेंगे, अब तो हम ही लोग खरीदेंगे। पापा आप तो अपने मकान में तभी रहना, और आपका मकान तो ही गया। अब सोचो माता पिता को कितना बुरा लगेगा कि मैं अपने बच्चों को घर तक नहीं दे पाया। भाई साहब ये स्पोर्ट्स सिटी के नाम से निकाला था पार्क रेजिडेंसी ने, इसके हिसाब से हमने यहाँ बुक करवाया था और हम ये सोच रहे थे कि बच्चों को यही सब चीज़ें मिलेगी खेलने के लिए, स्पोर्ट्स की जो भी चीज़ें हैं सब ग्राउंड दिखाए थे, सारा अच्छी सोसाइटी मिलेगी और क्लब हाउस दिखाया था। कोई काम
अगर हम करेंगे पारिवारिक तो यहीं कर सकते हैं कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इन्होंने हमारे साथ ऐसा धोखा किया है, हम EMI भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, बच्चे सब बड़े बड़े हो गए, पोते पोती हो गए, उनके स्कूल का कॉलेज का खर्चा बिल्कुल कितना होगा? उनकी स्कूल का कॉलेज का खर्चा। तो ये सोच रहे हैं कि वो बच्चे ही बोलते दादाजी वो कब फ्लैट मिलेगा अपने को, जहाँ खेलने की जगह मिलेगी, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई सोच नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। सबसे बड़ा एक मिनट मैडम, सबसे मैं पकड़ती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं फैक्ट इंडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्क रीजेंसी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जिन्होंने ये मुद्दा पब्लिक में उठाने का जिम्मा लिया। अदरवाइज़ पास्ट में वेलफेयर सोसाइटी विभिन्न पत्रों, समाचार पत्रों और मीडिया के पास गई, पर किसी ने भी इस मुद्दे को उठाने का जिम्मा नहीं लिया और हमारे पत्राचार के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे को जनता के सामने नहीं लाए। रीज़न क्या है ये मेरे को नहीं पता, ये आप लोग अपने विश्लेषण खुद कर सकते हैं। पर फैक्ट इंडिया ने हमारा साथ दिया और ये फैक्ट इंडिया के साथ हमारा दूसरा सेशन है, जिसमें कि फैक्ट इंडिया हमारे जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं इस पार्क रीजेंसी के फ्लैट्स के, उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचा रही है। ये फ्लैट्स जो 2016 में लगभग कंप्लीट हो गए थे, आज वापस 9 साल में खंडर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बट सरकारी तंत्र में उलझा हुआ ये मामला अभी तक कहीं भी एक आशा की किरण फ्लैट धारकों के लिए लेकर नहीं आ रहा है। मेरा जो भी ये सुन रहे हैं और इस समय अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, उनसे निवेदन है कि हम पीड़ित फ्लैट धारकों को एक आशा की किरण दिखाएं और जल्दी से जल्दी इन फ्लैट्स को हमारे को पोजीशन दिलाएं, ताकि हम इसमें शिफ्ट कर सकें। और आज स्वतंत्रता दिवस है, आज ईडी की जो ये चल रही है ना गुंडागर्दी, इससे स्वतंत्रता इन सब लोगों को मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री का एक सबको आवाज़ दिलाने का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ अपने आवाज़ के लिए हम लोग डर रहे हैं। अरे क्या बात बोली है, क्या बात बोली है, वेरी गुड, आपने बहुत सही बोला। मैम, जैसा कि सभी लोगों ने अभी तक बताया है, मैं भी इस लड़ाई में शुरू से शामिल रहा हूँ और 12 साल जब से शुरू हुई ये लड़ाई, तब से अब तक जो है सिर्फ लड़े ही जा रहे हैं। इनफैक्ट बड़े लोगों की लड़ाई में शायद हम लोग के ना कहीं खो गए हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बार न्यूज़ में भी पढ़ा कि ABL के खिलाफ ये हो रहा है, आदर्श बिल्ड कोऑपरेटिव ने ये किया और सुप्रीम कोर्ट ने ED के बारे में कहा, बट हम लोगों के जो राइट है, जो लेजिटिमेट राइट्स है, वो कहीं खो गए इस पूरी लड़ाई के अंदर। मैंने जब बुक किया था तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, इस वजह से बुक किया था कि वो शायद इस गार्डन में खेल पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो बड़े हो गए इस लड़ाई को करते करते। तो ये दर्द है, हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक तरफ कई लोगों ने बात करी EMI की, तो EMI डेफिनेटली ये चीज़ बहुत बड़ा पेन है किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, कि वो उस फ्लैट की EMI दे रहा है जो कि उसके रहने के लायक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ED एक तरफ कह रहा है कि हम आपको फ्लैट नहीं देंगे, दूसरी तरफ आपको बैंक नोटिस भेज रहा है कि आप इसकी रजिस्ट्री करा के हमको सूचित करिए, अदरवाइज आपके ऊपर उस फ्लैट का वो कब्जा ले लेंगे। तो आयरनी बहुत कहना चाहता हूँ कि दिए तले अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, कम से कम अपनी आंखें खोलिए और आम जनता को न्याय दीजिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो फैक्ट इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए। मैडम, मैं 2013 में मैंने एक्चुअली रंगोली गार्डन देखा था, पहले हमको वो पसंद आई थी जगह, लेकिन उसके बाद में किसी के माध्यम से हम इस जगह पर आए और लगभग इसी जगह इनका मार्केटिंग ऑफिस होता था। तो यहाँ के जो मार्केटिंग ऑफिसर ने इस तरह की मार्केटिंग करी, जो प्रेजेंटेशन दिया, पूरा वन ऑफ द बेस्ट और फर्स्ट सिटी, स्पोर्ट्स सिटी इन द राजस्थान, ये सब दिखाया और जो वीडियो में सब चीज़ दिखाई, तो हमको लगा नहीं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, इससे बढ़िया नहीं होगा। जो हमारे बच्चे, मेरे बड़े बड़े बच्चे थे, उसमें कॉलेज गोइंग थे, उन्होंने कहा नहीं पापा अपने को यहीं लेना, रंगोली गार्डन नहीं लेना, अपने को यहीं लेना। तो फिर सभी अभिभावकों का ये होता है कि बच्चों की चॉइस हम पहले प्रायोरिटी दें। तो सब लोगों को लगा कोई बात नहीं, ये दूर है, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ लेते हैं क्योंकि यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है। तो हमने उसको इमीडिएटली बुक कर दिया और हमको ये प्रॉमिस किया गया था कि 2015 में नहीं तो 16 में 100% आपको मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने उसको बुक कर दिया और हमने बैंक से लोन भी लिया, जबकि हम दूसरे का हाउस परचेज करने वाले थे। फिर हमने सोचा हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, 2-3 साल में उनकी शादी होने वाली है, तो उनकी शादी यहीं करेंगे। हमने कोई दूसरी जगह रेजिडेंस नहीं देखा, क्योंकि हमको इन्होंने पक्का प्रॉमिस किया था कि 100% आपको 16 तक मिल जाएगा। तो हमने हमारे बच्चों की शादी 2017-18 में प्लान थी, हमने कहा कोई बात नहीं, हमको यहीं लेंगे और यहीं पर पूरी शादी वगैरह का यहीं से हम शादी हो चुकी बच्चों की और उनके बच्चे भी हो गए अब तो मैडम। लेकिन हमारा वो सपना अधूरा ही रह गया, जैसा कि सब हर एक का सपना होता है कि हम अपने ही घर में जाकर के बच्चों की शादी करेंगे और एक अच्छी सोसाइटी में रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप इस मैटर को आगे पहुंचा रहे हो जनता के बीच में। और सुनिए, आपको तो याद होगा पार्वती मैया
उनका भी बड़ा मन था कि मेरा खुद का आशियाना होना चाहिए। सोचिए ईश्वर भी सोचता है, तो ये तो बेचारे इंसान है जो सोचना लाजमी है कि अपना घर हो। फैक्ट इंडिया ने हमारी तकलीफ को समझा और आज यहाँ पे हम लोगों की तकलीफ को सुनने के लिए फैक्ट इंडिया आया। मैं फैक्ट इंडिया के मैडम को जो समूह है इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेशन देता हूँ और ये चैनल दिन दूना रात चौगुना बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। फैक्ट इंडिया ये तो है, पर देखिए हमारा मतलब यही है कि आपको न्याय मिल जाए। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन आप खुद बुलाइएगा, काजू कतली खाने हम पहुंच जाएंगे। बस हमारा मन है कि आप लोगों को न्याय मिल जाए। मैडम आपका धन्यवाद। पहली बात तो इन लोगों का मुद्दा उठाने के लिए जिसमें मैं भी पीड़ित हूँ। 2009 में मैं जयपुर आया, उसके बाद सेविंग करके एक घर लिया कि अपनी माँ को हम लोग एक अच्छा घर दे पाएँ, बट हम नहीं कर पाए अभी तक। माँ भी अब बीपी और डायबिटीज़ की शिकार है, उनकी दवाई का खर्चा भी हम लोग बियर करते हैं। घर भी नहीं है, ईएमआई भी दे रहे हैं और किराए के मकान में भी रह रहे हैं। आपको पता है भारतीय समाज में किराएदारों की कोई इतनी इज्जत नहीं है, तो उस दुख दर्द से अभी तक हम अपनी मदर को नहीं उभार पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी का जो रसूखदार लोग हैं, आधी बीमार तो वो इस टेंशन से भी हो गई होंगी भैया। बिल्कुल बिल्कुल, और जो रसूखदार लोग हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक है वो अपने अपने केस से बरी होकर बाहर निकल चुके हैं। पर ये 400 परिवार बहुत पीड़ित हैं और मैं चाहता हूं कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। सीएम साहब इसका खुद संज्ञान लें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मैं भी अब सोच रही हूँ भैया किस से बात करूँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। पर ये सबकी बातें आप तक पहुँच गई हैं। देखना ये होगा कि न्याय कब तक और कैसे मिल पाता है। याद रखिएगा सीएम साहब आपको भी बोलेंगे, आप ही का आइए, आप ही का विधानसभा क्षेत्र है सर, एक बार झांक कर देखिए, आपको इन लोगों का दुख। यहाँ पर सबकी आंखों में आंसू है और उम्मीद। ये पीछे से बोल रहे हैं, कैमरे के पीछे से हमारे अंकल जी, वो कह रहे हैं कि इसीलिए उम्मीद ज़्यादा है। बोलिए। मैं पकड़ती हूँ। धन्यवाद आपका बोलने के लिए, चांस देने का। मैंने अपने बेटे के लिए पिंक ऑफिस शुरू में जो है ये फ्लैट बुक कराया था। तेरे को जयपुर ही आकर रहना है, लेकिन ये फंस गया और सारा पैसा हमने जो है उसी इनिशियल अर्निंग से यहाँ लगाया था और सारा बैंक ट्रांसफर्स है। और हमने सुना है कि ईडी जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अटैच करती है। हमारा पैसा इसमें लगा हुआ है, हमारा पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे हो गया? ये है नोटिस करने वाली बात। हमारा पैसा प्रोसीड ऑफ क्राइम कैसे हो गया? क्या कुछ भी नहीं समझते हैं ईडी वाले? इतनी बात भी नहीं समझ आती उनको। पर उनको समझना चाहिए अंकल जी कि आम आदमी के आवाज को ऐसे दबा नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंटली बोलिए, हार उन्हीं को मानना पड़ेगा। ये सारा माल जब मिट्टी हो जाएगा, ईडी जिसको अटैच करके बैठी है उसकी क्या वैल्यू रहेगी? क्या बात। तब हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल। देखिए मामला यहाँ पर गहरा है और सूरज एक बार वापस गोल चक्कर करके ये सब घुमा के और दिखा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे खुद भी परेशान हो गए हैं। पर आज स्वतंत्रता दिवस है। असली स्वतंत्रता दिवस तब भी होगा इन लोगों के लिए जब ये स्वतंत्र महसूस हो। बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। मधु चौड़िया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मधु चौड़िया हाय हाय, हाय हाय, मधु चौड़िया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चौड़िया ग्रुप हाय हाय, हाय हाय, चौड़िया ग्रुप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।